वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 और 6 में ए पार्ट है। चैप्टर का नेम है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, लास्ट लेक्चर में ये सारा डिस्कस किया था कि आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज आता है इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन कि लॉ ऑफ मास एक्शन का मीनिंग क्या होता है, कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस लॉ ने क्या बताया था, इस लॉ की क्या स्टेटमेंट है, या इसी को बोलते हैं बहुत शॉर्ट में LOMA, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। सबसे पहले इस लॉ की क्या स्टेटमेंट है, मतलब इस लॉ ने अपनी स्टेटमेंट में क्या बताया था, तो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। अब इसकी जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट है द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन is directly proportional is directly proportional the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of product मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही है, to the product of एक्टिव मास या तो बोल दो एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। या तो बोलो एक्टिव मास या फिर आप इसी को बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ईच concentration raised to power, each concentration raised to power its stoichiometric coefficient, is stoichiometric coefficient। अभी एग्जांपल भी करेंगे, एग्जांपल के बेस पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। is directly proportional to the product of active mass or molar concentration of reactant, each concentration raised to power its stoichiometric coefficient, which are present in balanced chemical equation, in balanced chemical equation। तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है कि लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बताया था, तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। तो एक बार इसको मैं बता देता हूं कि इसका मीनिंग क्या है। मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, या तो बोल दो मोलर कंसंट्रेशन, या फिर उसी मोलर कंसंट्रेशन को आप क्या बोल देते हैं, एक्टिव मास बोल देते हैं। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और वैल्यू पावर में कौन सी जाएगी, मतलब जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है, मतलब जो वैल्यू अपने को गिवन है किसकी, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की, वो वैल्यू कहां जाएगी, हमेशा पावर में। ये तो इस लॉ की स्टेटमेंट है कि इस लॉ ने क्या बताया था। एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे इसमें एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे मान लो अपने पास मान लो एक रिएक्शन है, मान लो अपने पास एक रिएक्शन है A प्लस B, और मान लो यहां से बन रहा है C प्लस D बन रहा है। कि कंसीडर ए रिएक्शन, अपने पास मान लो एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसका लिखना अपने को रेट, अब A और B इसमें क्या हो जाएगा, R मतलब रिएक्टेंट, और C और D फिर क्या हो जाएगा, P मतलब प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन का जो रेट है अपने को लिखना रेट किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इस रिएक्शन का अपन रेट कैसे लिखेंगे, कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपने मोलर कंसंट्रेशन के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किसकी करनी है अपने, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो बोल दो मोलर कंसंट्रेशन या फिर बोल दो एक्टिव मास। और मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास, मोलर कंसंट्रेशन का जो सिंबल होता है वो होता है ये वाली जो ब्रैकेट होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन, या इसी को बोलते हैं एक्टिव मास। तो किस पे डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू में साथ में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे अपने क्या कर दिया, A और B की मोलर कंसंट्रेशन को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। और ये वाला जो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये इसी मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है।
तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। या अगर आप इस साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। यहाँ से क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी। और यहाँ पे जो के आ रहा है तो के इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको बोलते हैं अपन रेट कांस्टेंट। तो के को बोलते हैं अपन रेट कांस्टेंट। तो ये के बताएगा कि के इसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा। और जो वैल्यू यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो भी वैल्यू गिवन है वो वैल्यू कहाँ जाती है, हमेशा पावर में। तो यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है, ए के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है, 1 है। तो यहाँ पे 1 क्या जाएगा, पावर में। 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। बी के रिस्पेक्ट में क्या गिवन है, अब यहाँ पे ए और बी के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो 1 जाएगा पावर में, बी के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है 1, तो 1 कहाँ जाएगा, पावर में। तो 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो वैल्यू कहाँ जाएगी, हमेशा पावर में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल से एग्जांपल और यूज करते हैं। जैसे N2 प्लस में 3H2 और यहाँ से क्या बनता होता है, अमोनियम गैस बनती होती है। ये क्या हो जाएगा अपना, ये रिएक्टेंट और ये फिर क्या बनेगा अपना प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को क्या लिखना है, रेट, कि द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आ रहा है इसमें N2, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2 पे डिपेंड करेगा। और इनटू में साथ में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 आ जाएगा। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू कहाँ जाती है, हमेशा पावर में। तो यहाँ पे N2 के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 कहाँ जाएगा, पावर में। 1 लिखो ना लिखो मर्जी है। और H2 के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो भी वैल्यू यहाँ पे गिवन है वो वैल्यू कहाँ जाती है, हमेशा पावर में। तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है कि लॉ ऑफ मास एक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो ये तो इसकी स्टेटमेंट है सारी, और वो कुछ इसमें एग्जांपल यूज किए हैं कि इस स्टेटमेंट का यूज करके अपने क्या सोल्व किया, अपने एग्जांपल, कुछ एग्जांपल लिखे हैं। अगर आप इसको रिमूव करते हैं, अगर आप इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। इसको आगे क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ N2 और साथ में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H2 और पावर में क्या आ जाएगा, 3। तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। मतलब जो रेट है ये किस पे डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने भी रिएक्टेंट है उनके मोलर कंसंट्रेशन को आपस में कर दो मल्टीप्लाई। और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू कहां जाएगी, हमेशा पावर में। तो ये था कंप्लीट कि लॉ ऑफ मास एक्शन का मीनिंग क्या होता है। स्टेटमेंट है और उसी स्टेटमेंट का यूज करके अपने कुछ एग्जांपल किए। तो ये था कंप्लीट लॉ ऑफ मास एक्शन की लॉ ऑफ मास एक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो आज के लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।